हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास सिक्स्थ जो न्यू एनसीईआरटी है क्यूरियोसिटी, इसके हम 2 चैप्टर कवर करेंगे, जो है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान की अद्भुत दुनिया, और दूसरा चैप्टर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जीवित जगत में विविधता। सो बेसिकली आज हमारा डे 1 है और आज के इस सेशन में हम 2 चैप्टर जो हैं वो कवर करेंगे। और ये जो क्लास 6 का न्यू एनसीईआरटी जो बुक आई है उससे हम पढ़ने वाले हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम सीटेट 2025 जो एग्ज़ाम है उसको टारगेट कर रहे हैं। सो आप लोग जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो हम इस वीडियो में जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें हम बिल्कुल बेसिक से तैयारी करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सभी वीडियो के लिंक अवेलेबल होंगे। सो आइए आज के इम्पोर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। So first of all, we read the chapter The Wonderful World of Science. So first of all, first point, thinking, सोचने. Science start with thinking and questioning. So first of all, we read all the points, then we discuss its explanation. So पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सभी टॉपिक्स को पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो सेकेंड पॉइंट है ए वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि समझने की। साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। एंड थर्ड पॉइंट, ऑब्जर्विंग। सो ऑब्जर्विंग थिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन साइंस। नंबर 4 पॉइंट, डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड, कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है। साइंस इन्वॉल्व्स डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क. Number 5th point, the world. Science help us explore and understand the world. Now 6th point, science is like a giant and unending jigsaw puzzle. विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिक्सा जैसी पहेली जैसा है. Science is always evolving like a puzzle, constantly solving. सो आइए हम इन सभी पॉइंट्स को जो हमने अभी रीड किया इनको समझते हैं। सो पहला हमने पढ़ा था रीडिंग, यानी कि सोचने। सो ये क्या होता है, साइंस स्टार्ट विद थिंकिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस। सो जब हम कुछ देखते हैं या फिर एक्सपीरियंस करते हैं, हम सोचना शुरू करते हैं ये कैसे होता है और ये क्यों हो रहा है ना, ऐसा ही होता है ना। सो सेकंड पॉइंट है ए वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि समझने का। तो साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड थिंग्स अराउंड अस। साइंस से हम दुनिया को समझते हैं, जैसे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और वो कैसे हो रहा है ना। सो थर्ड पॉइंट है ऑब्जर्विंग। सो ऑब्जर्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस। जब हम चीज़ों को ध्यान से देखते हैं तब हम उनके बारे में सीखते हैं, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स या नेचर, है ना। सो नाउ फोर्थ पॉइंट है डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड, कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है। मतलब जो साइंस मीन्स एक्सपेरिमेंटिंग टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम सीखते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती है। सो अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है द वर्ल्ड। साइंस हेल्प अस एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। साइंस से हम दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि स्पेस, ओशियन और नेचुरल प्रोसेसेस को समझना। सो सिक्स पॉइंट है साइंस इज़ लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिगसो पजल। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिक्सा पहेली जैसा है। साइंस इज़ ऑलवेज चेंजिंग लाइक ए नेवर एंडिंग पज़ल। साइंस एक जिक्सो पज़ल की तरह है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हर दिन कुछ नया सीखते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हर दिन कुछ नई चीज़ें सीखते हैं और नए सवाल उठते हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर है। आइए आगे पढ़ते हैं हाउ साइंस वर्क्स। So science works by observing, thinking and experimenting. So example of science method, when you try to find out why your pen stopped writing, you are using the scientific method. So in short, science is a way of thinking, observing and experimenting to understand the world around us. So basically ये क्या होता है, इसको समझते हैं।
इसका मतलब है कि हमने पढ़ा कि हाउ साइंस वर्क बाय ऑब्जर्विंग, थिंकिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग। मतलब जब हम क्या करते हैं, मतलब हम चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि हम समझ सकें कि कुछ कैसे और क्यों हो रहा है ना। एग्ज़ाम्पल की बात करें, एग्ज़ाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, तो ये क्या होता है, अगर आप ये समझना चाहते हो कि आपका पेन जो है क्यों नहीं लिख रहा है, तो क्या करते हैं, तो आप साइंटिफिक मेथड का यूज़ कर रहे हो। पहले आप नोटिस कर रहे हो, मतलब ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, फिर आप सोचते हो, मतलब थिंकिंग कर रहे हो, और फिर आप क्या करते हो, फिर आप देखते हो कि पेन को थोड़ा दबा कर या फिर रिफ़िल करके कैसे चलाया जा सकता है। मतलब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप बेसिकली, हमने एग्जांपल्स में क्या समझा कि जो अगर आप सोच रहे हो कि आपका पेन है वो क्यों नहीं लिख रहा है, मतलब वो क्यों नहीं चल रहा है, तो आप क्या करते हैं, तो आप साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं। मतलब कैसे करते हैं आप, पहले आप नोटिस करते हो, मतलब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, कि फिर आप सोचते हो, फिर आप थिंकिंग करते हो, फिर आप उसको क्या करते हो, फिर आप उसे देखते हो कि पेन को थोड़ा दबा कर या फिर रिफ़िल करके कैसे चलाया जा सकता है। मतलब आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करते हो। आई होप ये आपको क्लियर है। अगर हम इन शॉर्ट में समझे तो क्या है साइंस एक तरीका है सोचने का, देखने, ऑब्ज़र्व करने और एक्सपेरिमेंट करने का, ताकि हम अपने आसपास की दुनिया को समझ सकें। आइए हम आगे पढ़ते हैं। नाउ नोट, science is not just about memorizing facts and figure or doing experiment. विज्ञान केवल तथ्यों या आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना नहीं है। ये क्या है, अगर ये चीज़ विज्ञान ये नहीं है तो क्या है, साइंटिस्ट है ना। अगर हम देखें तो क्या है विज्ञान, साइंस सिर्फ फैक्ट या नंबर या एक्सपेरिमेंट करने का काम नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अब है साइंटिफिक मेथड। फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड, दिस मेक अस wonder and perhaps think of a question about it. Then we guess a possible answer to that question. We test this guess through observation. Then we try to analyze the result to see if it actually answered our question. ये क्या है, साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या होता है। आइए इसको समझते हैं। साइंटिफिक मेथड का मतलब है, पहले हम कुछ ऐसा देखते हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है या जो हमें समझ नहीं आता, इससे हमारे दिमाग में सवाल उठता है, फिर हम उस सवाल का जवाब सोचकर गैस करते हैं, फिर उस गैस को एक्सपेरिमेंट या फिर ऑब्जर्वेशन करके टेस्ट करते हैं। लास्ट में हम रिज़ल्ट को देखते हैं और फिर एनालाइज करते हैं ताकि पता चले कि हमारा जो गैस सही था या नहीं, है ना। आई होप आपको ये क्लियर है। ये जो प्रोसेस होता है ये हमें चीज़ों को बेटर समझने में हेल्प करता है। Now scientists, people who follows the scientific method to solve problem or to discover new things. Science is rarely done alone. Scientists across the world work together, often in large team. आप इसे हिंदी में पढ़ सकते। आइए डिस्कस करते हैं साइंटिस्ट। ये क्या है, साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं या नई चीज़ों को डिस्कवर करते हैं। साइंस का काम कभी भी सिर्फ एक पर्सन नहीं करता, दुनिया भर के साइंटिस्ट मिलकर काम करते हैं और अक्सर बड़े टीम में काम करते हैं, है ना। अभी हम पढ़ते हैं डिस्कवरी। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्कवरीज़ में यहाँ पर लिखा है सबसे पहले हम क्या करते हैं। यहाँ सबसे पहले जो हमें रुचिकार लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये बेसिकली होता क्या है ना। डिस्कवरी का मतलब क्या होता है, डिस्कवरी का मतलब है नई चीज़ों को ढूंढना। जब हम कोई चीज़ देखते हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लगती है या कुछ समझ नहीं आती तो हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, इससे हमारा जो दिमाग में सवाल उठता है और फिर हम उस सवाल का जवाब सोचकर गैस करते हैं, फिर हम अपने गैस को एक्सपेरिमेंट या फिर ऑब्जर्वेशन से टेस्ट करते हैं। फाइनली जो रिज़ल्ट मिलते हैं उनका एनालिसिस करते हैं ताकि ये जान सके कि हमारा जो गैस था वो सही था या नहीं, है ना। ये होती है डिस्कवरी।
सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा सेकेंड 2 चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत में विविधता। सो बेसिकली ये चैप्टर हम शुरू करते हैं। डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, animals around us, living organisms on earth show great diversity. There are millions of different species of plants, animals and other organisms. This diversity is vital for maintaining a healthy environment. तो सो आइए इसको समझते हैं ये क्या होता है। सो डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। सो इससे हम क्या समझते हैं, ज़मीन पर जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिज़म्स की मिलियंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ है। ये डाइवर्सिटी इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो आप समझ गए होंगे कि जो डाइवर्सिटी है वो क्यों ज़रूरी है, जो इन्वायरमेंट है उसको हेल्दी मेंटेन रखने के लिए। सो ड्यूरिंग नेचर, प्रकृति की सैर। सो पहला हम पढ़ते हैं ऑब्जर्व, अवलोकन। वाइल एक्सप्लोरिंग नेचर, ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स, इंसेक्ट्स, birds and other animals around you. Look for various species, their shape, size, color and behavior. So पहले पॉइंट में हम समझते हैं कि ड्यूरिंग नेचर, इसमें पहला पॉइंट है ऑब्जर्व, अवलोकन। ये क्या होता है, जब आप नेचर में घूम रहे हो तो आसपास के प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और दूसरे एनिमल्स को ध्यान से देखें, अलग अलग स्पीसीज़ को देखें, उनके शेप, साइज़, कलर और बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, है ना। सो सेकंड पॉइंट में हम पढ़ते हैं रिकॉर्ड, है ना, रिकॉर्ड, अंकित करें। सो फीचर्स ऑफ प्लांट्स, स्टेम्स, ऑब्जर्व इफ द स्टेम इज़ सॉफ्ट और हार्ड एंड हाउ इट ग्रोज। सो एग्जाम्पल है स्ट्रेट और ट्विस्टेड। सो ये क्या होता है, रिकॉर्ड, अंकित करें। तो इसमें हम देखते हैं फीचर्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों के लक्षण, है ना। सो स्टेम्स मतलब तना जो होता है पौधे का, देखिए कि स्टेम सॉफ्ट है या हार्ड है और कैसे ग्रो करती है, जैसे कि स्ट्रेट या फिर ट्विस्टेड। सो स्टूडेंट, नाउ लीव्स, नोट द शेप, size, texture and color of leaves. Flower, pay attention to the color, fragrance and structure of the flowers. So record any other interesting features such as leaf, veins, bark texture और फ्लावर अरेंजमेंट। सो क्या है, ये जो लीव्स होती हैं उसमें हम पढ़ते हैं कि जो पत्तियों का शेप है, साइज़ है, टेक्सचर है और कलर है, उनको हमें क्या करना है, देखना है। और जो फ्लावर्स होते हैं यानी कि फूल, इसमें क्या है कि फूलों का कलर कैसा है, फ्रेगनेंस यानी कि खुशबू और स्ट्रक्चर यानी कि उसका जो बनावट है उस पर ध्यान डालें, मतलब उनको ध्यान से देखें। और कोई भी और इंटरेस्टिंग फीचर्स जैसे कि लीफ, वेन्स, पार्क टेक्सचर, है ना, या फ्लावर की अरेंजमेंट यानी कि फूल जो फ्लावर्स होते हैं उनके अरेंजमेंट को भी नोट करें। सो यही होता है। आगे हम पढ़ते हैं इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, ऑब्जर्व द टाइप, मूवमेंट एंड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। इंसेक्ट्स में वेरी इन साइज, कलर एंड बिहेवियर, एग्जाम्पल फ्लाइंग, क्रॉलिंग और होपिंग। बर्ड्स कैन बी नोटेड फॉर देयर साइज, कलर एंड सॉन्ग्स। Observing and recording these features, you can better understand the variety and uniqueness of the world. So, insects and animals यानी कि कीट, पतंगे और जानवर। सो इसको समझते हैं कि क्या है। तो पहले हम पढ़ते हैं एनिमल्स का टाइप, मूवमेंट, चलने का तरीका और हैबिट्स, आदतें। इनको क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है, मतलब देखना है। और सेकंड पॉइंट में हम पढ़ते हैं जो इंसेक्ट्स का साइज़ है, कलर है और बिहेवियर है, जैसे उड़ान भरना या फिर रास्ते पर चलना या कूदना अलग हो सकता है ना। और थर्ड में पढ़ते हैं जो बर्ड्स होता है, बर्ड्स को उनके साइज़, कलर और सॉन्ग्स यानी कि गाने के लिए नोट कर सकते हैं। इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके और रिकॉर्ड करके आप लिविंग वर्ल्ड की वैरायटी और यूनिकनेस को बेहतर समझ सकते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस टेबल को समझेंगे। ये टेबल है ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस। तो ये टेबल है जो हमारे बुक में दी गई है, जो हम ये जो चैप्टर है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, तो इसमें ये हमें एक टेबल दी गई है जिसको हम क्या करेंगे, इसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए शुरू करते हैं। सो इस टेबल को पढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट अराउंड अस।
इसमें हम पढ़ते हैं कि ये टेबल में हमें कुछ अलग अलग प्लांट्स को ऑब्ज़र्व किया गया है और उनके फीचर्स को नोट किए गए हैं। पहले हम पढ़ते हैं। आइए इस टेबल को हम समझते हैं। पहले है लोकल नेम ऑफ प्लांट। पहला इसका लोकल नेम है कॉमन ग्रास। और स्टेम की बात करें तो ये सॉफ्ट एंड थिन होती है। और अगर हम लीव्स की शेप, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स की देखें तो ये एक सिंगल लीफ स्टेम और अल्टरनेट पॉइंट पे ग्रो होता है। और ये क्या होती है, एनी अदर ऑब्जर्वेशन फीचर्स में देखें तो ये ग्रीन लीव्स होती हैं। सेकंड में हमने लिया है तुलसी। तुलसी क्या होती है, हार्ड और थिन होती है। और इसकी अरेंजमेंट की बात करें तो ये कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक पेयर ऑफ लीव्स अरेंज होता है। और ये पिंकिश पर्पल फ्लावर होता है ना। और अगर हम थर्ड देखें तो ये हिबिस्कस होता है। हिबिस्कस की जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है, ठीक है। होता है वो स्मूथ सरफेस वाली लीव्स होती हैं ये। और नंबर 4 है नीम, हार्ड एंड थिक। ये कैसी होती है, हार्ड और थिक होती है। और इसका जो अगर हम इसके ऑब्जर्वेशन की बात करें, एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स में, तो इसकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स विद स्मूथ सरफेस, इसकी जो लीव्स होती हैं इस टेबल में हमें हर प्लांट के स्टेम का टेक्सचर, लीव्स का शेप और उनका अरेंजमेंट, फ्लावर का कलर और उनके और स्पेशल फीचर्स को ऑब्जर्व किया है। इसे हमें प्लांट की वैरायटी और उनकी यूनिकनेस समझ में आती है। आई होप ये आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नाउ प्लांट हैव अ वैरायटी ऑफ फीचर्स, यानी कि पौधों की विशेषताएं। आइए इसको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है नंबर 1, हाइट एंड स्टेम टाइप, लंबाई और तने का प्रकार। पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। टॉल शॉर्ट, लंबा अथवा छोटा। सम प्लांट आर टॉल वाइल अदर्स आर शॉर्ट इन हाइट। हार्ड सॉफ्ट स्टेम, कठोर या कोमल तना। सम प्लांट हैव हार्ड स्टेम्स, एग्जाम्पल ट्रीज, वाइल अदर हैव सॉफ्ट स्टेम, एग्जाम्पल हर्ब्स। ये क्या होता है ये समझते हैं हम। पहला पॉइंट है हाइट एंड स्टेम टाइप, लंबाई और तने का प्रकार। पहले हमने पढ़ा कि टॉल शॉर्ट यानी कि लंबा अथवा छोटा। कुछ प्लांट्स लंबी होती हैं जबकि कुछ प्लांट्स छोटी होते हैं। और हार्ड सॉफ्ट स्टेम में पढ़ा हमने कठोर या फिर कोमल तना। कुछ प्लांट्स के स्टेम्स जो होते हैं हार्ड होते हैं जैसे पेड़, जबकि कुछ के स्टेम्स जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं जैसे कि जड़ी बूटियाँ। सेकंड पॉइंट है लीफ शेप एंड अरेंजमेंट, पत्तियों का आकार और अभिविन्यास। लीफ शेप, पत्तियों की आकृतियाँ। लीव्स कैन हैव डिफरेंट शेप्स सच एज राउंड, इलोंगेटेड और हार्ट शेप्ड। लीफ अरेंजमेंट, leaf can be arranged in various patterns on the stem like opposite, alternate और whorlate। बेसिकली जो सेकंड पॉइंट है इसमें समझते हैं कि लीफ शेप एंड अरेंजमेंट है ना। इसमें क्या होता है, पहले हम लीफ की शेप पढ़ेंगे फिर लीफ की अरेंजमेंट। लीफ की शेप कैसी होती है, पत्तियाँ अलग अलग शेप में होती हैं जैसे कि राउंड यानी कि गोल, इलोंगेटेड मतलब कि लंबी, या फिर हार्ट शेप यानी कि दिल जैसे। और लीफ की अरेंजमेंट कैसी होती है, पत्तियाँ स्टेम पे अलग अलग तरीके से अरेंज होती हैं जैसे कि अपोजिट, एक दूसरे के सामने, अल्टरनेट अलग अलग जगह पर, या फिर वॉलरेड यानी कि चक्कर के जैसे। आई होप ये आपको क्लियर है। थर्ड पॉइंट में हम पढ़ते हैं फ्लावर्स यानी कि फूलों। पहले हम पढ़ेंगे कलर, शेप, फिर स्केंट। पहला है कलर यानी कि flowers come in various colors like red, yellow, white, purple, etc. Shape यानी कि आकार, flowers can have different shapes such as bell shape, tubular और star shape. Scent की बात करें तो some flowers have a pleasant fragrance while others may not have much scent. इन पॉइंट से हम समझते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं उनका जो कलर होता है, शेप होता है, स्केंट होता है, वो अलग अलग होता है। सबसे पहले कलर की बात करें तो फूलों का कलर फूल अलग अलग रंगों में होते हैं जैसे कि लाल, पीला, सफ़ेद या फिर बैंगनी, है ना। और शेप की बात करें तो फूल अलग अलग शेप में होते हैं जैसे कि बेल शेप्ड यानी कि
घंटी जैसे, और ट्यूबुलर यानी कि पाइप जैसे, या फिर स्टार शेप जैसे कि तारा जैसे। और स्कैंट की बात करें तो कुछ फूलों की अच्छी खुशबू आती है जबकि कुछ फूल में खुशबू ही नहीं आती है। ये सब फीचर्स प्लांट्स को अलग अलग बनाते हैं और उनकी डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। आई होप जो हमने प्लांट्स के वैरायटी ऑफ फीचर्स पढ़े यानी कि पौधे की विशेषताएं आपको ये क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। सो नोट some animals like frog live on land as well as in water amphibians। सो इस पॉइंट से हम समझते हैं कि कुछ एनिमल्स जैसे फ्रॉग ज़मीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं, इन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है। सो अब हमारा है बायोडाइवर्सिटी। सो इसको पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट्स टू द बायोडाइवर्सिटी। सो इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है। सो आइए हम इसको समझते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। जिस पर्टिकुलर रीजन में अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी वैरायटी उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा होती है। मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स एक स्पेसिफिक एरिया में मिलते हैं उनके कॉम्बिनेशन को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सो पहले हम पढ़ेंगे नेम ऑफ एनिमल, लोकल नेम। सो पहले हम पढ़ते हैं क्रो, ठीक है। सो हमें यहाँ पे दिया गया है क्रो। प्लेस वेयर दे लीव, ये कहाँ रहता है, ट्री पे रहता है। और फूड दे ईट, ये क्या खाता है, इंसेक्ट्स खाता है। और द वे दे मूव अराउंड, ये कैसे मूव करता है, फ्लाई और वॉक करते हैं ये, है ना। जो क्राई होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं और वॉक करते हैं। और एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स में देखें तो ये क्या है, कैरिंग ए ट्विंग इन इट्स ब्रेक। सो ये क्या है, जो क्रो होते हैं क्या करते हैं, बीक में ट्विग लेके चलते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। सेकंड है आंट। आंट क्या होता है, जो चींटी होती है, ठीक है। ये कहाँ रहती है, प्लेस वेयर दे लिव, सोइल में रहती है ये, है ना। और क्या करती है ये, सोइल नेस्ट में रहती है। जो चींटी होती है या फिर नेस्ट में रहती है या फिर सोइल में रहती है। और फूड दे ईट में हम पढ़ते हैं कि लीव्स, सीड्स और इंसेक्ट्स ये खाती है चींटी। और काई, अगर हम नेक्स्ट हमें दिया गया है काऊ यानी कि गाय, ये फार्म में रहती है और ये क्या खाती है, ग्रासेस और लीव्स खाती है, जो यहाँ पर मेंशन है। आई होप ये जो हमने फिगर ये पढ़ा ये आपको क्लियर हो गया होगा। और हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो, ठीक है। सो नेक्स्ट हमें बताया गया है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर, फूलों का होना या ना होना, ये सब चीज़ हम डिस्कस करते हैं। सो पहला हमें दिया गया है प्लांट्स, क्या दिया गया है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो पादप और जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे प्लांट्स एनिमल को ऑक्सीजन देते हैं और एनिमल्स प्लांट को पॉलिनेट करते हैं। और हम पढ़ते हैं यहाँ पर हाउ टू ग्रुप प्लांट एंड एनिमल्स। सो यहाँ पर पादप और जीवों के समूह, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पर ग्रुप किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग दैम। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, किस चीज़ के बेसिस पर इनको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो पहला दिया गया प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर, यानी कि फूलों का होना या ना होना। हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेम, कठोर या कोमल तना। ईटिंग हैबिट्स, खाने की आदतें। प्लेस दे लिव, जहाँ वे रहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे सभी पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। सो नाउ ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स, पौधों के समूह। प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड growth habits। So first of all, first point, growth यानी कि शाख। Definition, small plants with soft green stems, they are generally not woody। Characteristics, these plants have soft non-woody stems that are usually green। Example, a tomato plant। So इसको समझते हैं, ये क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स यानी कि पौधों के समूह। ये क्या होता है,
प्लांट को उनके स्ट्रक्चर और ग्रोथ हैबिट्स के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। सो पहला हमने पढ़ा था हर्ब्स। इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा से हम समझते हैं कि छोटे प्लांट्स होते हैं जिनके सॉफ्ट ग्रीन स्टेम होते हैं, ये ज़्यादा वुडी नहीं होते, और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं यानी कि विशेषताएं, यानी कि इनके जो स्टेम्स होते हैं सॉफ्ट और नॉन वुडी होते हैं, ये जो अक्सर क्या होते हैं ग्रीन होते हैं। ये क्या होते हैं, इनकी अगर विशेषताएं की बात करें यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स की, हर्ब्स कैसे होते हैं, इनके जो स्टेम्स होते हैं सॉफ्ट नॉन वुडी होते हैं, जो अक्सर क्या होते हैं ग्रीन कलर में होते हैं। और एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, यहाँ पर हमने टमाटो का प्लांट लिया है यानी कि टमाटर का पौधा। सो नाउ सेकंड है सर्ब्स यानी कि झाड़ी। Definition: medium sized plant with hard stem that are not as thick as tree trunks. Characteristics: the stem are harder than those of herbs but not as thick as tree. Example: a rose plant. सो इसको समझते हैं सर्ब्स क्या होते हैं, यानी कि झाड़ी होते हैं। ये डेफिनेशन को समझें यानी कि परिभाषा, मीडियम साइज़ के प्लांट होते हैं जिनके हार्ड स्टेम्स होते हैं पर ट्री के ट्रंक जितने मोटे नहीं होते। कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनकी बात करें, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो इनके जो स्टेम्स थोड़े हार्ड होते हैं लेकिन ट्री के ट्रंक्स से पतले होते हैं थोड़े। उदाहरण की बात करें यानी कि एग्जांपल, तो क्या होते हैं, जैसे कि रोज़ का पौधा यानी कि गुलाब का पौधा, ए रोज़ प्लांट। थर्ड पॉइंट है ट्रीज़ यानी कि वृक्ष। सो डेफिनेशन: लार्ज प्लांट विद टॉल हार्ड एंड वुडी स्टेम्स ट्रंक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, दीज ट्रीज हैव अ थिक स्ट्रॉन्ग स्टेम एंड दे कैन ग्रो वेरी टॉल। एग्जाम्पल: ए मैंगो ट्री। सो थर्ड पॉइंट में हम समझते हैं ट्रीज़ यानी कि वृक्ष। सो डेफिनेशन है कि ट्रीज़ की डेफिनेशन ये है कि जो बड़े प्लांट्स होते हैं जिनके टॉल हार्ड और वुडी स्टेम्स होते हैं, वुडी स्टेम्स यानी कि ट्रंक होते हैं इनके। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनके जो स्टेम्स होते हैं बहुत मजबूत और मोटे होते हैं और ये काफ़ी लंबी हाइट तक ग्रो कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, ए मैंगो ट्री, एक आम का पेड़। ये ग्रुप प्लांट्स के साइज़ और स्टेम के स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। सो आगे पढ़ते हैं। सो फोर्थ पॉइंट में हम पढ़ते हैं क्लिम्बर्स। सो क्लिम्बर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सो पहले डेफिनेशन: प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू क्लाइम एंड ग्रो। कैरेक्टरिस्टिक्स: दिस प्लांट क्लाइम अदर स्ट्रक्चर्स लाइक वॉल, ट्रीज और फेंसेस फॉर सपोर्ट। एग्जाम्पल: ग्रेप वाइन। सो क्लिम्बर्स क्या होते हैं, इसकी परिभाषा समझे। जो ये ऐसे पौधे होते हैं जो चढ़ने और बढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है इनको। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये पौधे वॉल्स, ट्रीज़ या फिर फेंसेस जैसे स्ट्रक्चर पर चढ़ते हैं सपोर्ट के लिए, मतलब इनको किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो अंगूर की बेल, आपने देखा होगा जो अंगूर की बेल होती है वो किसी एक सपोर्ट की वजह से क्या होती है, वो बढ़ती है। सो फिफ्थ पॉइंट है क्रीपर्स। डेफिनेशन: प्लांट दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। कैरेक्टरिस्टिक: दे स्प्रेड अक्रॉस द ग्राउंड एंड डू नॉट नीड सपोर्ट टू ग्रो। एग्जाम्पल: पम्पकिन प्लांट। सो पहले हम पढ़ते हैं जो क्रीपर्स होते हैं क्या होते हैं, डेफिनेशन पढ़ते तो डेफिनेशन समझे तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो ज़मीन पर बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो क्रीपर्स होते हैं ये पौधे ज़मीन पर फैलते हैं और बढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन क्या होते हैं, जो हमने पढ़ा क्लिम्बर्स, इनको क्या होती है, इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन जो क्रीपर्स होते हैं इनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल की बात करें तो कद्दू का पौधा है ना। सो आइए आगे पढ़ते हैं। वेनेशन, विंस यानी कि शिराएँ। दिस आर द थिन लाइन्स सीन ऑन लीव्स, दे फॉर्म ए पैटर्न नोन एज वेनेशन। सो ये क्या होता है, वेनेशन, पत्तियों पर जो पतली लाइंस होती हैं उन्हें सिरा या विंस कहा जाता है और उनका एक पैटर्न बनता है जैसे कि जिसे हम वेनेशन कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। सो टाइप्स ऑफ वेनेशन, दो टाइप के होते हैं ये, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। सो पहले पढ़ते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। सो विंस फॉर्म ए नेटवर्क और वेब लाइक पैटर्न। एग्जाम्पल: हिबिस्कस लीफ। और पैरेलल वेनेशन की बात करें तो पैरेलल
वेनेशन में विंग्स रन पैरेलल टू ईच अदर, एग्जाम्पल बनाना लीफ एंड ग्रास लीफ. These groups help in understanding the basic type of plant and their growth habits. So ये क्या होता है समझते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि वेनेशन क्या होता है, पत्तियों पर जो पतली लाइंस होती हैं उन्हें विंग्स या फिर शिरा कहा जाता है और उनका एक पैटर्न बनता है जिसको वेनेशन कहा जाता है ना. और उसके हम टाइप को पढ़ा, मतलब ये 2 टाइप के होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन. सो जो रेटिकुलेट होता है ये जाल जैसा सिरा विन्यास होता है. इसको समझे तो जो विंग्स होती है ना रेटिकुलेट की, विंग्स एक नेटवर्क या फिर क्या होती है, जेल जैसे पैटर्न में बनती है. एग्जाम्पल की बात करें, जो हिबिस्कस की जो लीव्स होती हैं, मतलब जो हिबिस्कस का प्लांट होता है उसकी लीव्स को देखना आप, वो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं. यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया है, आप ये देख सकते हैं. ये जो प्लांट है ये हमने लीव्स लिया है, ये हिबिस्कस का है, लीव्स ऑफ हिबिस्कस. सो आप इसको देख सकते हैं जो इसके लीव्स होती हैं वो किस पैटर्न में अरेंज हैं. सो सेकंड है पैरेलल वेनेशन. सो आप इसको देखिए, ये कैसा है, एक पैरेलल वेनेशन जैसा है. सो ये क्या होती है, विंग्स एक दूसरे के पैरेलल यानी कि साथ साथ चलती है. आप इसको देख सकते हैं. सो एग्ज़ाम्पल में हम ले सकते हैं केले का पत्ता या फिर घास का पत्ता. जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है यहाँ पर कि एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं बनाना की लीव्स ले सकते हैं और ग्रासेस होती हैं उनके लीव्स भी ले सकते हैं. वो उनके जो लीव्स का पैटर्न होता है वो कैसा होता है, पैरेलल वेनेशन होता है. और जो हिबिस्कस की जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, रेटिकुलेट वेनेशन होता है. सो ये ग्रुप्स या और वेनेशन के टाइप्स हमें प्लांट्स की ग्रोथ और उनके स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करती हैं. आई होप ये आपको क्लियर हो गया. सो स्टूडेंट, वेनेशन इन लीव्स, अब हम क्या पढ़ेंगे, वेनेशन इन लीव्स. सो पहला है पैरेलल वेनेशन. हमने अभी डिस्कस किया पर यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. सो पैरेलल वेनेशन, veins runs parallel to each other, example leaves of banana plant, grass, wheat and lemon grass. और सेकंड पॉइंट है रेटिकुलेट वेनेशन, veins form a network और रेटिकुलम, एग्जाम्पल लीव्स ऑफ हिबिस्कस एंड चिकपी. सो हमने अभी पढ़ा था. तो ये क्या होती है, वेनेशन इन लीव्स, पत्तियों में शिरा विन्यास. सो पहला हमने पढ़ा पैरेलल वेनेशन. ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, विंग्स एक दूसरे के पैरेलल यानी कि साथ साथ होती हैं. और एग्जांपल हमने क्या लिया था, केले का पत्ता या फिर घास या फिर गेहूँ और लेमन ग्रास. ये सब क्या होते हैं, पैरेलल वेनेशन होते हैं इन सभी प्लांट्स के जो लीव्स होती हैं उनके अंदर. सो सेकंड होता है रेटिकुलेट वेनेशन यानी कि जालिका रूपी सिरा विन्यास. इसमें क्या होता है, वीन्स एक नेटवर्क या फिर ऐसे पैटर्न में होती हैं, मतलब एक जाल जैसा होता है. कैसा होता है, ये एक जाल जैसा होता है. इसका पैटर्न जो होता है एक जाल जैसा होता है. एग्जाम्पल की बात करें, हिबिस्कस और चने के पत्ते. सो आई होप आपको ये क्लियर है. सो अब है रूट सिस्टम्स. सो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं रूट. सो हियर आर 2 टाइप ऑफ रूट मेंशन हियर. पहला है टैप रूट सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ फाइब्रस रूट सिस्टम. सो पहले को डिस्कस करते हैं फिर दूसरा पढ़ेंगे. सो टैप रूट सिस्टम, वन मेन रूट विद स्मॉल साइड रूट्स, एग्जाम्पल चिकपी है ना. और फिर क्या है, सदाबहार प्लांट. सो बेसिकली जो टैप रूट सिस्टम होता है ये क्या होता है, एक मेन रूट होती है और उसे छोटी साइड रूट्स निकलती हैं. क्या होते हैं, उसके जो पौधा होता है आप उसको देखना, ठीक है. उसकी जो रूट्स होती है उनको देखना कि एक मेन रूट होती है, उसके साइड में और भी साइड में रूट्स निकलती जाती हैं, लेकिन जो होती है बस एक मेन होती है. सेकेंड होती है फाइब्रस रूट सिस्टम यानी कि रेशेदार जड़. रूट अपीयर्स इन ए ब्रांच, नो सिंगल मेन रूट, एग्जाम्पल ग्रास, बनाना, वीट, लेमन ग्रास. सो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं जो फाइब्रस रूट होती हैं वो कैसी होती हैं, यानी कि रेशेदार जड़. रूट्स एक बंच में होती है, कोई एक मेन रूट नहीं होती. एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रास, केला और गेहूँ, लेमन ग्रास. सो आप क्या कर सकते हैं, फाइब्रस रूट को अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं कि आप ना क्या करें, आप ना एक केले का प्लांट लें,
तो आप उसकी जड़ को देखें तो उसमें क्या होता है, उसमें एक रेशेदार जड़ें होती हैं, मतलब एक सीधा जड़ नहीं जाता है, उसकी जो रूट होती है वो सीधी नहीं होती, बल्कि बहुत सारे उसमें रेशेदार यानी कि फाइबरस रूट्स होते हैं उसके। सो आई होप ये आपको क्लियर है। नाउ मोनोकोट वर्सेस डाइकोट। सो पहले हम पढ़ते हैं मोनोकोट। मोनोकोट यानी कि एक बीज पत्री हैव वन कोटिलोडॉन, एग्जाम्पल मेज बनाना। सो पहला है मोनोकोट। ये क्या होता है, मोनोकोट्स में हम पढ़ते हैं एक बीज पत्री, इनमें सिर्फ एक कोटिलेडॉन होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मेज़ यानी कि मक्का, आपने सबने देखा होगा मक्का। तो वो क्या होता है, जो मक्का होता है, मेज़ होता है, वो एक बीज पत्री में आता है यानी कि मोनोकोट्स में आता है। सेकंड है डाइकोट्स यानी कि द्विबीज पत्री, इनमें क्या होता है, हैव टू कोटिलिडॉन, एग्जाम्पल चिकपी हिबिस्कस। तो ये क्या होती है, इनमें 2 कोटिलिडॉन्स होते हैं, मतलब 2 क्या होते हैं, इसके अंदर 2 बीज वाले होते हैं ये। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो चना होता है, हिबिस्कस, ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनके अंदर 2 कोटिलिडॉन होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। सो आप है कोटिलिडॉन्स। ये क्या होता है, द कोटिलिडॉन्स आर द फर्स्ट लीव दैट अपीयर्स इन ए सीड, एग्जाम्पल चिकपी सीड्स स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट इज़ ए कोटिलिडॉन। सो बेसिकली कोटिलिडॉन क्या होता है, यानी कि बीज पत्र। सो जो कोटिलिडॉन्स होते हैं वो पहली पत्ती होती है जो बीज से निकलती है। एग्जाम्पल की बात करें तो चना के बीज 2 पार्ट्स में स्प्लिट होते हैं, हर एक पार्ट कोटिलिडॉन होता है। यानी कि अगर आप चना देखें तो उसमें क्या होता है, उसमें ना 2 पार्ट होते हैं, है ना। जो चना होता है उसके जो बीज होते हैं उसमें 2 पार्ट होते हैं और वो स्प्लिट हो जाते हैं। अगर आप उनको अलग भी करते हैं तो वो क्या होता है, हर एक जो पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, कोटिलिडॉन यानी कि बीज होता है। ये सब जो चीज़ें हमने पढ़ी हमें प्लांट के स्ट्रक्चर और उनकी ग्रोथ के बारे में समझने में मदद करते हैं। आई होप ये सभी आपको क्लियर हो गए। सो नाउ स्टूडेंट, डाइकोटिलिडॉन्स यानी कि द्विबीज पत्री, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था। सो सीड्स विद 2 कोटिलिडॉन्स, रेटिकुलेट वेनेशन नेट लाइक लीफ वेन्स, टैप रूट सिस्टम, वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन ए सर्कल, एग्जाम्पल्स बीन्स एंड सनफ्लावर। सो जो डाइकोटिलिडॉन होता है यानी कि द्विबीज पत्री, ये क्या होता है, इन सीड्स में 2 कोटिलिडॉन्स होते हैं और रेटिकुलेट वेनेशन होता है यानी कि जालिक सिरा विन्यास, लीफ की वेन्स एक जाल जैसे पैटर्न में होती है, और टैप रूट सिस्टम यानी कि मूलसा जड़, एक मेन रूट होती है और साइड्स में रूट निकलती है। मतलब एक मेन रूट हो गया, उसके साइड से कितनी बहुत सारी रूट्स निकली होती हैं। और वेस्कुलर बंडल्स यानी कि क्या होता है, ये वेस्कुलर बंडल्स एक सर्कल में अरेंज होते हैं। और एग्जाम्पल्स अगर आप समझें कि डाइकोटिलिडॉन्स के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, बीन्स होते हैं और सनफ्लावर होते हैं। नाउ मोनोकोटिलिडॉन यानी कि एक बीज पत्री के बारे में पढ़ते हैं। सीड्स विद सिंगल कोटिलिडॉन, पैरेलल वेनेशन, स्ट्रेट वेन्स, फाइब्रस रूट सिस्टम, वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। एग्जाम्पल की बात करें तो राइस, व्हीट, ग्रास। सो बेसिकली इन सभी पॉइंट्स को समझते हैं ये क्या होते हैं। सो मोनोकोटिलिडॉन्स, इन सीड्स में एक कोटिलिडॉन होता है, इनका पैरेलल वेनेशन होता है यानी कि लीव्स की जो वेन्स होती हैं वो स्ट्रेट और पैरेलल होती हैं, और ये फाइब्रस रूट सिस्टम होते हैं यानी कि रेशेदार जड़ होती है। इनकी रूट्स एक बंच में होती है, कोई एक मेन रूट नहीं होती, मतलब रेशेदार जड़ें होती हैं इसकी। वेस्कुलर बंडल्स यानी कि जो वेस्कुलर बंडल्स होता है वो स्कैटर्ड यानी कि बिखरे हुए होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि राइस, व्हीट और ग्रास, ये क्या होते हैं, एक बीज पत्री होते हैं, है ना। आई होप ये आपको क्लियर है। सो साइंटिस्ट इसको समझते हैं ये क्या है। सो इसमें है क्या है, जानकी अम्माल। सो इसमें पढ़ते हैं जानकी अम्माल, इसमें हिंदी में भी मेंशन है, इंग्लिश में भी मेंशन है, आप दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप समझ सकते हैं कि इन शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ ये क्या होते हैं। जो जानकी अम्माल थे एक इंडियन बॉटनिस्ट थे, जानकी अम्माल एक इंडियन बॉटनिस्ट थी जो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी डेडिकेटेड थी। उन्होंने इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को डॉक्यूमेंट और
प्रिजर्व करने में मदद की। उन्होंने सेव साइलेंट वैली मूवमेंट में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इंडियन बॉटनिकल सर्वे के हेड के रूप में उन्होंने इंडिया की प्लांट डाइवर्सिटी को रिकॉर्ड करने के लिए कई प्रोग्राम्स स्टार्ट किए। ये सब हमें बताता है कि प्लांट्स और एनिमल्स को समझना और उन्हें प्रिजर्व करना कितना ज़रूरी है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। आइए हम आगे पढ़ते हैं। सो नाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। सो पहले हम पढ़ते हैं डेजर्ट, वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल। सेकेंड पॉइंट है ए हॉट डिजर्ट इज़ टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। सो इसमें हम समझते हैं कि डेजर्ट यानी कि ये क्या होता है, ए वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल यानी कि कम जल उपलब्ध होता है यहाँ पे। मरुस्थल में पानी बहुत कम होता है। सेकंड है, हमने पॉइंट पढ़ा था हॉट डिज़र्ट कंडीशन, दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में बहुत ठंड। मरुस्थल के जो प्लांट्स होते हैं यानी कि डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं फ्लैशी स्टेम्स, मसाले तने होते हैं जो पानी को स्टोर कर सकते हैं और उन्हें गर्म कंडीशन में भी सर्वाइव करने में हेल्प मिलती है। सेकंड, अब समझते हैं ये क्या है, एनिमल मूवमेंट। सो नोट में हम पढ़ते हैं द फ्लशी स्टेम ऑफ लीव्स फाउंड इन द डेजर्ट कैन स्टोर वाटर एंड हेल्प देम टॉलरेट द हॉट कंडीशंस। सो ये क्या होता है, इसमें हम पढ़ते हैं कि जो स्टेम्स होती हैं, अभी हमने पढ़ा था कि जो इसकी फ्लैशी स्टेम्स होती हैं, मसाले वाले तने होते हैं जो पानी को स्टोर कर सकते हैं और उन्हें गर्म कंडीशन में भी सर्वाइव करने में मदद करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। अब इसमें हम नोट में पढ़ते हैं कि माउंटेन्स रीजन, देवदार ट्री कॉनिकल, तो इसका कॉनिकल शेप होता है, स्नो वाइड साइड ऑफ। ये आइए हम इसको समझते हैं ये क्या होता है। सो बेसिकली हमने इसको पढ़ा, सो जो माउंटेन रीजन में, पहाड़ी क्षेत्र में जो देवदार ट्री होती है, ठीक है, यानी कि जो देवदार के पेड़ होते हैं, देवदार ट्री का शेप कॉनिकल होता है ताकि स्नो यानी कि बर्फ़ से आसानी से स्लाइड हो सके, है ना। अगर नोट में देखें तो जो मरुस्थल यानी कि डेजर्ट और पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में जो प्लांट्स और एनिमल्स अपनी सर्वाइव के लिए अलग अलग अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन रखते हैं, जैसे कि पानी को स्टोर करने के लिए फ्लसी स्टेम्स या स्नो से बचने के लिए कॉनिकल ट्री शेप। आई होप ये आपको क्लियर है। सो जो अभी हम एनिमल्स मूवमेंट को पढ़ते हैं कि एनिमल्स का मूवमेंट कैसा होता है। सो हमने पहला पढ़ा था फ़िश, आप यहाँ देख सकते हैं फ़िश है यहाँ पर। सो इस फिगर को देखिए ध्यान से। तो जो फ़िश होता है पानी में फिन्स यानी कि पंख की मदद से तैरती है, और जो गोट होती है, ठीक है, गोट ज़मीन पर अपने लेग्स यानी कि पैर की मदद से चलती है। ये तो आप सबको पता ही होगा, ये बेसिक चीज़ें हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो ये कैमल्स दिए गए हैं, कैमल जो हॉट डेजर्ट में रहते हैं, इन सभी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। So now student, hot desert camel, long legs and wide hooves help camel walk in the sandy desert. Camel have one hump each. Camels excrete a small amount of urine. That their dung is dry and they do not sweat. So जो हॉट डिज़र्ट के कैमल होते हैं, है ना, वो उनके बारे में पढ़ते हैं। सो पहले पॉइंट में हमने पढ़ा कि लॉन्ग लेग एंड वाइड हुप्स यानी कि लंबे पैर और चौड़े खुर, ये कैमल्स को सैंडी डेजर्ट में आसान से चलने में मदद करते हैं। और जो उनका हैम्प होता है, एक कंधा होता है, इसके पास हर कैमल के पास एक हम्प होता है। यूरिन एंड डंग यानी कि पेशाब और गोबर में हमने पढ़ा जो ये पॉइंट है, इसमें क्या बताया गया है कि कैमल्स जो होते हैं कम यूरिन निकालते हैं और उनका जो डंग होता है यानी कि गोबर होता है ड्राई होता है, और ये स्वेट नहीं करते यानी कि इनको स्वेटिंग्स नहीं होती, पसीना नहीं आता। कोल्ड डेजर्ट कैमल हैव शॉर्टर हाइट एंड लेग्स। कैमल हैव 2 hump each. They shrink in late winter. Camels excrete a small amount of urine. Their dung is dry and they do not sweat. So जो कोल्ड डेजर्ट कैमल होते हैं ये क्या होते हैं, तो इनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। जो शॉर्टेड हाइट एंड लेग, छोटी ऊंचाई और पैर,
इन कैमल्स की हाइट और लेग्स थोड़ी छोटी होती है, मतलब जो हॉट डिज़र्ट के कैमल होते हैं उनसे ये थोड़े छोटे होते हैं, और इनके पास 2 हम्प्स होते हैं। और हमने हॉट वालों के पढ़ा था, जो हॉट डिज़र्ट के कैमल होते हैं उनके पास 1 हैम्प होता है ना, और इसके पास 2 होता है। इन कैमल्स के पास 2 हैम्प होते हैं। और थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था, ये कैमल्स लेट विंटर में श्रिंक हो जाते हैं। और फोर्थ पॉइंट में हम पढ़ते हैं ये क्या होता है कि जैसे हॉट डेज़र्ट कैमल ये भी कम यूरिन निकालते हैं, उनका डंग ड्राई होता है और ये भी स्वेट नहीं निकालते, यानी कि पसीना नहीं निकालते। आई होप ये आपको क्लियर है कि दोनों में कितना क्या क्या डिफरेंस है, यहाँ पर मेंशन है और इजी है, आप समझ सकते हैं। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप इसे 2-3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो आइए आगे बढ़ते। सो नाउ फ्लावर्स। सो पहला हम पॉइंट पढ़ते हैं, रोडोडेंड्रोन इन नीलगिरीज adaptation, shorter height and smaller leaves. Reason, these adaptation help the plant survive in the cool मिस्टी क्लाइमेट ऑफ द नीलगिरीज। सो पहला पॉइंट हमने पढ़ा रोडोड्रोन इन नीलगिरीज। अडेप्टेशन की बात करें, छोटी हाइट और छोटी पत्तियां होती हैं, और इनका रीज़न क्या होता है, यानी कि कारण क्या है इसका। ये अडेप्टेशन नीलगिरीज के ठंडे और मिस्टी यानी कि धुंधले क्लाइमेट में प्लांट को सर्वाइव करने में मदद करते हैं। और सेकंड पॉइंट में हम पढ़ते हैं रोडोडेंड्रोन इन सिक्किम adaptation, taller height. Reason, the Sikkim region has different environmental conditions allowing them plant to grow taller. So second point में हमने पढ़ा रोडोडेंड्रोन इन सिक्किम। सो इसका जो अनुकूलन होता है यानी कि अडेप्टेशन, ज़्यादा लंबी हाइट होती है इनकी, और कारण क्या है, सिक्किम रीजन में अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं जिसमें प्लांट ज़्यादा लंबा ग्रो कर पाता है। सो नाउ है adaptation explanation. The shape of the deodar tree and the height of the rhododendron are adaptation that help these plants survive in their respective environments. So देवदार के पेड़ का आकार और बुरांस की ऊंचाई अनुकूलन है। सो इसमें हम क्या समझते हैं, जो देवदार के जो ट्री का शेप और रोडोडेंड्रोन की हाइट दोनों उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से अडप्ट यानी कि अनुकूलित है, जो उन्हें अपने स्पेसिफिक कंडीशन में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। सो अब है हैबिटेट। ए हैबिटेट is the place where plants and animals live. It provides the necessary conditions for survival like food, water and shelter. सो अभी है आवास, यानी कि हैबिटेट को हम आवास बोलते हैं। हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। ये जगह उन्हें जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें जैसे कि फूड यानी कि खाना, पानी और शेल्टर यानी कि रहने के लिए जगह प्रोवाइड करती है। आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर है। आइए आगे बढ़ते। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं ये जो हमें मेंशन किया गया है, ये नो अ साइंटिस्ट, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो पहले हम पढ़ते हैं सालिम अली यानी कि बर्डमैन ऑफ इंडिया। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, लिव ऑन लैंड, एग्जाम्पल पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, माउंटेन्स। सो इसके बारे में पढ़ते हैं ये क्या होता है। सो जो सलीम अली थे 1896 से लेकर 1987 एक फेमस इंडियन साइंटिस्ट थे। मतलब जो सलीम अली थे 1896 से लेकर 1947 से तक, मतलब एक फेमस इंडियन साइंटिस्ट थे जो प्राइमरीली बर्ड्स यानी कि पक्षियों को ऑब्जर्वेशन करते थे। उन्होंने पूरे इंडिया का सफ़र किया और वहाँ के जो डिफरेंट बर्ड स्पीशीज़ को स्टडी किया। उन्होंने बर्ड्स के ट्रैवल रूट्स यानी कि यात्रा मार्ग और हैबिटेट्स यानी कि आवास को डॉक्यूमेंट किया और उन जगहों को प्रिजर्व करने के लिए स्टेप लिए। आई होप ये आपको क्लियर है। ये यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रीज़न ही प्रिजर्व्ड, उन्होंने जिन जो क्षेत्र थे वहाँ पर संरक्षण किया वो कौन कौन सी जगह होती हैं। उन्होंने राजस्थान में किया था और यहाँ पर मेंशन किए गए हैं ना। आप ये जो बुक है आप इसमें पढ़ सकते हैं, जो 6th क्लास की बुक है, जो क्यूरियोसिटी साइंस जो बुक आई है न्यू NCERT की, उसमें मेंशन किया गया है। एग्जाम्पल्स भी आप उसमें देख सकते हैं। सो
ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उन रीजन के जहाँ पर उन्होंने संरक्षण किया था। वो कौन कौन सी जगह थी? राजस्थान में किया था उन्होंने और कर्नाटका में। और राजस्थान में कौन सी जगह? केवलादेव जो नेशनल पार्क हैं। अगर हम एग्जाम्पल ऑफ रीज़न ही प्रिजर्व्ड, उन्होंने जिन क्षेत्रों का संरक्षण किया था उन जगहों के नाम के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला होता है राजस्थान। आप इसमें पढ़ सकते हैं कि उन्होंने पहले कहाँ किया? राजस्थान में किया, वो भी कहाँ पर? केवलादेव नेशनल पार्क में। और सेकंड वो कहाँ पर गए थे? कर्नाटका, यानी कि रंगनातिट्टू, है ना, बर्ड सेंचुरी। तो आप ये भी देख सकते हैं। उन्होंने 10 बुक लिखी हैं बर्ड्स पर, जो इंडियन यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के बर्ड्स के बारे में है। उन्हें ओशन अवार्ड है 1976 में दिया गया था उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया था उसके लिए उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया था? पद्मा विभूषण अवार्ड। कौन सा यहाँ पर लिखा हुआ है? ही वॉज अवॉर्डेड पद्मा विभूषण इन 1976, है ना। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अभी हम पढ़ते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट यानी कि जलीय आवास। ये वो जगह है जहाँ पानी के अंदर जीव रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो फॉरेस्ट, डेज़र्ट, ग्रासलैंड, है ना। फॉरेस्ट यानी कि क्या होते हैं? जंगल में, है ना। ग्रासलैंड में और डेज़र्ट में। अभी हमने पढ़ा था कि जो सलीम अली थे उन्होंने बर्डमैन ऑफ इंडिया देखा था, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी कि थलीय आवास। इसमें क्या हुआ? ये वो जगह होती है जहाँ जीव ज़मीन पर रहते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? वो लैंड पर रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या क्या है? फॉरेस्ट, जंगल, डेज़र्ट और ग्रासलैंड, यानी कि घास के मैदान। सलीम अली ने अपने लाइफ में बर्ड्स को समझने और उनके कंजर्वेशन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और उनकी जो डिस्कवरीज़ हैं आज भी बर्ड्स और साइंटिस्ट के लिए वैल्यूबल हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज के सेशन का ये लास्ट स्लाइड है। आइए मैं इसको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर ये पूरा जो बुक में है ना, ये बहुत मेंशन था तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। आई होप आपको ये समझ आ जाएगा। मैं आपको ईज़िली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस पूरे में क्या लिखा गया है। ये हमें बताता है कि जो सेव साइलेंट वैली मूवमेंट था, है ना, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो सेव साइलेंट मूवमेंट है, साइलेंट वैली एक खूबसूरत अनटच्ड जंगल है केरला के पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। इस जंगल को बचाने के लिए एक मूवमेंट चलाई गई थी जो आम लोगों ने की थी, जो जंगलों के आसपास नहीं रहते थे। ये मूवमेंट 10 साल तक चली थी, जो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने के लिए प्रपोजल के अगेंस्ट थी, जो कुंतीपुड़ा नदी थी, यानी कि जो कुंतीपुड़ा रिवर के ऊपर था। लोगों ने हर तरीके से अवेयरनेस स्प्रेड की, लेटर्स लिखे, स्पीच दी, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए थे और कोर्ट तक गई थी। उनकी मेहनत की वजह से साइलेंट वैली को बचाया गया। और अगर जो आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर और भी चीज़ें मेंशन हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, चीता, है ना। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये क्या चीज़ है। इंडिया में बंगाल टाइगर, चीता और ग्रेट इंडियन की पॉपुलेशन कम हो रही है क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटेट्स ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से ख़त्म हो रहे हैं। इन्हें बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई प्रोजेक्ट शुरू किए, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, जो 1973 में बंगाल टाइगर को बचाने के लिए शुरू किया गया था। 2022 में चीता रेइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था ताकि चीता की पॉपुलेशन को वापस लाया जा सके। साथ ही ग्रेट इंडियन बस्टार्ड के हैबिटेट्स को गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर किया गया है। आई होप ये आपको क्लियर है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपको किसी भी वीडियो के लिंक से प्रॉब्लम हो रही है सर्च करने में तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। थैंक यू एवरीवन।